नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि 7 सीटों पर जो आज उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव के बाद जो 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, नतीजे जो आएंगे, उसमें राज तिलक किसका होगा, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। जनता के बीच चुनाव से पहले समर्थन हासिल करने के लिए सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर जनता के बीच पहुंची और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से समर्थन मांगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो कुछ इलाकों में ईवीएम मशीन खराब होने के चलते जो है मतदान बाधित हुआ। कुछ इलाकों में यहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। दावा यह किया जा रहा था कि चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर विकास नहीं हुआ। शासन प्रशासन पुरजोर कोशिश करता रहा, लेकिन गांव के लोगों ने मतदान नहीं किया, जिसको लेकर कई सवाल निकलकर सामने आते रह गए। और यह भी दावा वहां पर किया जाता रहा है कि लगातार जनप्रतिनिधियों से बात की जाती रही, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाया गया, लेकिन बावजूद इसके गांव में जो समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। और जब उपचुनाव हो रहा था, इसी उपचुनाव में चुनाव का बहिष्कार कर जनता ने अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी नेता हैं हरिओम मौर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हरि मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश तिवारी हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनय पटेल हैं, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी के। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। हरिओम जी, चुनाव को लेकर अब इंतजार रहेगा कि जब नतीजे आएंगे 10 तारीख को तो किसका राज तिलक होगा। पहला सवाल मेरा आप ही से है सर। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर अपना चुनाव जीतने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 7 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन कैसे सर? फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, वहां की विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव की अगर बात की जाए, चुनाव का बहिष्कार किया गया लोगों की तरफ से। दावा ये किया जा रहा था कि वहां पर विकास नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि लगातार ये दावा करते रहे कि विकास के लेकर बात होती रही, जो समस्या उसके समाधान करने की बात कही जाती रही है, लेकिन जनता परेशान थी, इसलिए उन्होंने वहां पर मतदान नहीं किया, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। कुछ मतदान केंद्रों पर सुनसान जो है देखे गए मतदान केंद्र, वहां पर मतदाता नहीं पहुंचे, वोट प्रतिशत है उसमें कमी आई है सर। तो नुकसान किसे होगा सर? ऐसा है, वहां की क्षेत्रीय समस्या कोई ऐसी रही होगी जिससे कि लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनता विरोध नहीं कर रही। सर, समस्या का समाधान कैसे होगा? वो दावा कर रहे थे लोग, वहां के स्थानीय लोग जो थे, कि लगातार जनप्रतिनिधि आते हैं, जब चुनाव होता है वोट मांगने के लिए आते हैं, समस्या को उनके सामने रखा जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वापस आकर नहीं देखा जाता। सर, सरकार आपकी है, सबका साथ सबका विकास की बीजेपी बात करती है, अगर इस तरह की समस्या आ रही है सर, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है सर? एक व्यक्ति विशेष की शिकायत हो सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है और सबके विश्वास को भी लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में विकास को प्राथमिकता है और सबके विश्वास की भी प्राथमिकता दी जाती है। सर, व्यक्ति विशेष का मामला नहीं था, एक गांव नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। ठीक है सर, और देखना होगा 10 तारीख को कि जनता का समर्थन यहां पर किस पार्टी को मिल रहा है। राजेश तिवारी जी, क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर चुनाव का बहिष्कार क्यों? देखिए बिलाल भाई, एक बात ये क्लियर है कि चुनाव का बहिष्कार जनता तभी करती है जिनकी आशाएं पूरी नहीं होती, और मैं हरिओम मौर्य जी की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। जनता ने इसलिए चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास नहीं रहा है। उनको भारतीय जनता पार्टी के सबका विकास सबका साथ, उनको पता है कि ये नारा सिर्फ जुमला है और जनता का जुमले से मन उब गया है। अभी आप देखिएगा बिलाल भाई, आने वाले टाइम में
पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को मिला के उसमें दखलंदाजी करने का प्रयास कर रही है, ये घोर निंदनीय है। और योगी सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था हुई, रोजगार की स्थिति हुई, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं। अगर आंकड़ा लगा लीजिए तो अखबार सुबह आप उठाते होंगे तो पहली हेडिंग होती होगी कि किसी जिले में किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ बड़ी डकैती पड़ी। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वाले सुचारू शासन की बात कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। आप जान लीजिए ये एक चुनाव केंद्र का बहिष्कार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार है। और आने वाले समय में ये एक केंद्र पे जैसे बहिष्कार हुआ है, अब बहिष्कार नहीं होगा, लोग जम के मतदान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से, इनकी रीतियों से और कानून व्यवस्था को लेके, देखिए योगी जी लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं चला रहे हैं, तो लगता है अभी गोरखपुर का मठ चला रहे हैं। मैं कई बार डिबेट में बात कर चुका हूं, अभी योगी जी मठ की मठाधीशी से नहीं निकल पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मेरी सलाह है कि आप अगर आदरणीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, मिलते हो, आपका संवाद होता हो, उनको बताइए कि आदरणीय योगी जी मठ नहीं उत्तर प्रदेश है। ठीक है सर, लेकिन राजेश तिवारी जी जो आज चुनाव की बात करें 7 सीट होगी जी, मैंने बीच में आपने मौर्य जी, मैंने आपको जी, अगर आप मुख्यमंत्री जी से मेरी आपसे निवेदन है मौर्य जी कि आप मुख्यमंत्री जी को बताइए कि राजीव तिवारी जी, ठीक है सर, किसानों का ध्यान, ठीक है सर राजेश तिवारी जी, लेकिन 10 तारीख को राज तिलक किसका हो रहा है सर? आपके प्रत्याशी देखिए मैंने आपको 20 मिनट होगा, पहले आप संस्कार सीखिए, संस्कार सीखिए। हरि ओम मौर्य जी, संस्कार सीखिए, पहले बात आप बीच में बात करिए, पहली बात तो आपके प्रत्याशी बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में बोला, आप बात सुनने की क्षमता रखिए। सत्य बड़ा कड़वा होता है, आप जो कह रहे हैं आपके प्रत्याशी को तो मतदान करने की जनता आती। अरे आप बात तो सुनिए, आपके प्रत्याशी को क्यों करने नहीं आई तिवारी जी? अरे भाई आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बीच में टोका, सुनने की क्षमता रखिए पहले आप। बिलाल मलिक जी, इनकी दलीलों से जनता मानने वाली नहीं है। आप खुद देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो स्थिति है, चौपट करके रख दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये विद्रोह है, ये मतदान केंद्र का विद्रोह नहीं है, इस सरकार के खिलाफ विद्रोह है। आने वाले समय में इसी विद्रोह के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाएगी। तो आपके प्रत्याशी के पक्ष में तो विद्रोह नहीं है, तो आपके मतदान करने के लिए क्यों नहीं आई? ठीक है तिवारी जी, तो फिर 10 तारीख को किसका राज तिलक होगा सर? जी तिवारी जी, फिर 10 तारीख को किसका राज तिलक होगा उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर? आप देखिए बहुतायत सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। दूर तक कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, बेचारे अब यही बात के। अरे मौर्य जी, अगर वाकई में 10 तारीख को कांग्रेस का राज तिलक हो रहा है, फिर आपका क्या होगा सर? सारी सीटें तो जो है कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं, ये आपके सामने 10 तारीख को सब रिजल्ट आ जाएगा। अब इतनी बात कह के तो संतोष आप कर लीजिए कि आपके एक आध सीट धोखेधड़ी में कहीं आ जाएगा, उम्मीद नहीं है। नहीं सर, वो तो जनता का समर्थन मिला होगा तो जरूर मिलेगी सर। जनता बहुत सही न्याय करती है, जनता पे हमें धोखाधड़ी नहीं, जनता पर भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी पे जनता भी पूरा विश्वास करती है कि ऐसा सुशासन जिस गर्त कभी उन्होंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश को, जिस गर्त किसी के छलावे में अब आने वाली नहीं है। अब ये जनता जो है किसी कांग्रेस या समाजवादी दस्ता के छलावे में आने वाली नहीं है। अब समझ गई है आने दीजिए कि गुंडों का क्या हाल हो रहा है, अत्याचारियों का क्या हाल हो रहा है। बहुत जल्दी कानून, ठीक है। लेकिन हरिओम मौर्य जी, अगर बात उत्तर प्रदेश में रोजगार, ठीक है जी, ऐसी पार्टी के लोग नैतिकता की बात करते हैं जिनकी पार्टी में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कुलदीप सेंगर को देखिए, चिन्मय आनंद को देखिए, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले नीति सिद्धांत की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है राजेश तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हरिओम, ठीक है तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हरिओम मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम रोजगार की बात करें, विकास की बात की जाए या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और सरकार से यह भी पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था कहां है, रोजगार कहां है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। सर, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कितना खरा उतर रही है सरकार? तुम्हारा काम ये है। अरे मौर्य जी जी बोलिए जी, अगर रोजगार की बात की जाए सर उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात की जाए,
क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा रही उत्तर प्रदेश के अंदर, चोरी की घटनाओं की बात हो या फिर रेप जैसे मामलों की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का पालन हो रहा है जी। गुंडों को जेल में है, गुंडों की जगह जेल में है, जब प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाए। गुंडों की रात में जबरदस्ती लाश जला दी जा रही है। हाथरस जैसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं सर? जो भी खिलवाड़ क्या बात करते हैं मौर्य जी? पार्टी की सरकार उससे मौर्य जी, सर में एक चीज होती है तो आपको आएगी नहीं, खैर प्रयास करिए कि सर में ही आ जाए आपको। जेल भेजने का काम कर रही है। तो फिर ठीक है, अरे मौर्य जी, अगर वाकई में कानून व्यवस्था ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार जो है गुंडाराज खत्म हो रहा है जी, कि जितना बड़ा प्लॉट कि जिन पे गुंडे कब्जा कर लेंगे, अब गुंडे बिल्कुल उन्हें सही इलाज गुंडों का हो रहा है और गुंडों भारतीय जनता लेकिन पार्टी, सर ये हाथरस जैसे मामले क्यों आ रहे हैं सर सामने, अगर वाकई में कानून व्यवस्था सही है जी? मामले में आपने देखा कि बहुत जल्दी उसे कैसी सजा, सबके क्या सजा दी गई? डीएम हटाए गए क्या? अभी सजा कहाँ है सर? अभी तो जांच चल रही है सर। डीएम का ट्रांसफर हुआ मौर्य जी? हाथरस में डीएम का ट्रांसफर हुआ? वहां पर जो है नहीं, डीएम का ट्रांसफर हुआ हाथरस में? सीबीआई का डीएम का ट्रांसफर हुआ हाथरस से? डीएम के ट्रांसफर रात कानून व्यवस्था में ठीक है, अरे मौर्य रात में लाश आप रात दिया जाएगा। राजेश तिवारी जी में ठीक है सर, वो जांच चल रही है, वो जांच का विषय है, उसमें क्या क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। राजेश तिवारी जी उसका पालन नहीं होगा जी, तो डीएम ठीक है मौर्य जी, डीजीपी भी हटा दिया जाएगा। ठीक है राजेश तिवारी जी, आप तो संरक्षण अगर वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है जी, ठीक है राजेश तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है, रात में आप लाश थोड़ी हो जाएगा अपना। ठीक है सर, राजेश तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सपा की बात हो या फिर बसपा या फिर कांग्रेस की बात कीजिए तो सड़कों पर उतर रही है, जनता की आवाज बनने की कोशिश की जा रही है, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या जो ये उपचुनाव था 7 सीटों पर, उसमें जनता ने बीजेपी को जवाब दिया होगा? देखिए बिलाल जी, एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, जनता का रुझान जो है, बिल्कुल मैं आपको भी स्थितियां से आप भलीभांति परिचित हैं, भाषण में अलग बात होती है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति, वाकई में जो स्थिति है, बिल्कुल निष्पक्ष बात मैं कर रहा हूँ। एक कांग्रेस नेता होने के अलावा मैं एक किसान का लड़का हूं, मैं देख रहा हूं स्थितियां क्या है। मैं हरिओम मौर्य जी को चैलेंज करता हूं, इनको मैं चुनौती देता हूं कि 5 आप ऐसे मुद्दे बता लें, मैं प्रश्न करता हूं, आप इन पे अपनी सरकार की स्थिति बताइए। पहली बार आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, चुप रहिए पहले आप, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए पहले आप, मेरी बात सुनिए, उसका खुलासा होता है। बात सुनने का मादा रखिए, बात सुनने का मादा। सर एक एक करके बात कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि आखिरकार जो हम बात कर रहे हैं। बिलाल जी शायद पहली बार डिबेट में मौर्य जी, सर एक एक करके बात कीजिए, अपनी बात को रखिए, पूरा कीजिए सर। इनको डिबेट की तहजीब बताइए पहली बार। मौर्य जी, डिबेट की तहजीब होती है, बात सुनी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे 3-4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम राम राज की स्थापना करते हैं। मैं हाथरस की घटना, मेरी सुनिए बात सुनिए, अरे बात सुनिए यार, बात सुनिए मौर्य जी, मौर्य जी बात सुनिए जी, बात सुनिए, प्रश्न सुनिए। आप बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम रामराज की स्थापना कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे है बिलाल जी, मेरा प्रश्न आपकी माध्यम से इनसे है, क्या कि स्थापना, अरे मेरी बात तो सुनिए यार, बात तो सुनिए, अरे बात सुनिए यार जी, जो 70 साल मुद्दे हैं ठीक है। अरे मौर्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मौर्य जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक एक करके अपनी बात को पूरी कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि हाथरस में कौन से रामराज के किस पन्ने पे लिखा है कि कोई सनातन धर्म के यहाँ कोई मृतक होता है तो उसकी लाश रात में जलाई जाती है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, आखिर उत्तर प्रदेश में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, ये कहते हैं अपराधी अंदर हैं, अगर अपराधी अंदर हैं तो रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, रोज डकैती, रोज लुटैती कैसे हो रही है? तीसरी बात, आपने किसानों को किस दशा में लाके छोड़ दिया है? चौथी बात, आपके मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के जो नेता हैं, जिनके ऊपर जब तक हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लिया तब तक कुलदीप सेंगर को, चिन्मयानंद जी को पार्टी लास्ट तक संरक्षण देती रही। आखिर आप किस पद्धति को बढ़ाना चाहते हैं? कौन सी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार आपने स्थापित किए? बिंदुवार आप जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार आपने स्थापित किए? मैं तो जानता हूं कि जो रोजगार थे वो भी रोजगार बंद हो रहे हैं। नारों से प्रदेश चलने वाला नहीं मौर्य जी, आप इसको इस बात को नोट करिए कि उत्तर प्रदेश की धरती है
जहां से देश के अनेक प्रधानमंत्रियों ने जन्म लिया, स्वयं भगवान ने अवतार ठीक है लिया है। सर। और प्रभु श्री राम ठीक है सर, आपको माफ करने वाले नहीं है। ठीक है तिवारी जी, अरे मौर्य जी मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विनय पटेल के पास में जाऊंगा। विनय पटेल से मेरा सवाल है, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी के। विनय पटेल जी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है और जनता का समर्थन किस पार्टी को मिला होगा इस जो है उपचुनाव में जो हुआ है? जी बिल्कुल सुन पा रहे आप अपनी बात जी। विनय पटेल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें जनता का समर्थन किस पार्टी को मिला होगा? क्योंकि जो वक्त उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कानून व्यवस्था, रोजगार और किसानों के जैसे मुद्दों को लेकर, क्या लगता है आपको? ठीक ठीक है विनय पटेल जी, अब मैं इसका जवाब, ठीक है विनय पटेल जी, अब मैं इसका जवाब हरिओम मौर्य जी से लूंगा। सर अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं लौटूंगा आपके पास विनय पटेल जी, मैं लौटूंगा आपके पास जी। हरि मौर्य जी, कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे विकास दुबे का मामला रहा हो, चाहे हाथरस जैसा मामला रहा हो। तो सर जी जी ठीक है सर। ठीक ठीक है विनय पटेल जी, अब उस पर जांच हो रही है और हुआ क्या वो भी जनता के सामने है जी। नहीं, हमको कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद तो विश्वास नहीं होगा मौर्य जी। ठीक है विनय पटेल जी, अब जवाब लेते हैं मौर्य जी से। ठीक है विनय पटेल जी, जी पटेल जी ठीक है। हरि मौर्य जी, अब जवाब दीजिए आप। हरि मौर्य जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठाया गया है और राजेश तिवारी जी ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चरमरा रही है, क्योंकि छुपा नहीं है सर किसी से, तो जवाब नहीं सर किसके। और आप पार्टी वालों से पूछना चाहूंगा, क्या इससे पहले इन्होंने क्या समाजवादी की सरकार नहीं देखी? सर अभी हिंदू मुस्लिमों के झगड़े, ठीक है सर, अभी सत्ता में आप हैं सर, अभी सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब सत्ता में सपा होगी उनसे भी सवाल होगा। अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए। कहीं दंगा हुआ हो तो बताने का काम करें। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी एक हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो तो बताने का काम करे।
नहीं, अखिलेश से मौर्य जी, अगर वाकई में समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती तो सत्ता पर काबिज होती आज। उसने अच्छा काम नहीं किया, जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने आप पर भरोसा किया, आप सत्ता में हैं सर। किसी की हत्या होना छोटी बात है क्या मौर्य जी? आप कैसी बात करते हैं? आप शर्म नहीं आती आपको मौर्य जी? आज से पहले मौर्य जी शर्म नहीं आती आपको? 3 साल की बात, किसी की जान चली जाती है आपके लिए छोटी बात है? होते थे तुम उनके समर्थन में थे, उनके समर्थन में कांग्रेस समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव करती है। मौर्य जी आप शर्म करिए, किसी की जान को आप जान जाने को आप छोटी बात कह रहे हैं कि भाजपा का चरित्र यही है, किसी का हत्या हो जाएगी, जान चली जाए, ये छोटी बात है आपके लिए? बड़ी बात क्या आपके लिए? आप कुर्सी के लिए किसी की हत्या करवा देंगे? ठीक है सर, कल चुनाव आएगा, फिर कांग्रेस और समाजवादी और आप पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। ठीक है सर, उसका जवाब जनता देगी। अगर वाकई में बीजेपी काम अच्छा करे तो आपको समर्थन मिलेगा ना सर? आप अपनी बताइए। पार्टी से तुलना करते हैं, नहीं तो मिलते तो उसे जमीन में बदलने का काम भी किया, 35 से हटाने का काम किया, जो माथे पे कलंक था भारत के, ठीक है पटेल जी, माथे पे कलंक भारतीय जनता पार्टी है देश के, लेकिन हरे मौर्य जी नीतियां हैं माथे पे कलंक। ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी, जनता पार्टी की नीतियां ही देश ठीक है के सर, माथे पे किसकी कलंक नीतियां है। किसको पसंद आ रही हैं, जनता उसका यहाँ पर जो है सर सिर्फ भाजपा की जवाब नीतियां देगी देश के माथे पे सर। ठीक कलंक है, है। हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन आपकी नीतियां इस देश की एकता के लिए सबसे बड़ा कलंक है मौर्य जी। ठीक है हरे मौर्य जी, तो अगर बात तो राजनीति की जाए, ठीक है सर, हमने छोड़ दिया कि 370 नहीं हटेगी। ठीक है सर, नहीं हटेगी सर अगर वाकई में बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो आपको उसका समर्थन मिलेगा। ठीक है सर, हरिओम मौर्य जी, ठीक है तिवारी जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हरिओम मौर्य जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसका समर्थन मिलेगा। अगर पूर्व की सरकार की बात की जाए, अगर उसमें गुंडा राज था तभी तो जनता ने उसको नकारा सर, तभी आप जो है भरोसा जताया, आज आप सत्ता में हैं। अगर साफ सुथरा माहौल, रोजगार, किसानों की समस्या को दूर करना सर, अगर आप वाकई में कर रहे हैं तो जनता का समर्थन आपको मिलेगा। तो भले ही आपके सामने कोई गठबंधन कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तारीख में रिजल्ट खुलेगा, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी जीत के आने वाली है। इनके सामने आ जाओ, कांग्रेस की तो जमीन पूरी खिसक चुकी है, इसलिए कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। अब इनके पास कुछ और तो बचा नहीं है। तो आप हैं, हमसे कहते हैं हताश आप हैं, अरे हमने हताश किया, हताश आप हैं मौर्य जी, आपकी हताशा बता रही है, ये चिल्लाहट, ये झंझनाहट आपकी हताशा बता रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके झूठे पैकेज में नहीं आने वाली है। तुम्हारे उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया है कि आपके अधिकारी, सुनिए बात सुनिए, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती मौर्य जी? एक चीज शर्म होती है, एक चीज शर्म होती है, आपको आती है नहीं? आपको भी नहीं आती हो। पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव मुझे लगता है एक चीज शर्म होती है, वो ना तो आपके मुख्यमंत्री को आती है, ना तो आपके पार्टी किसी नेता को आती है, तो आपको भी नहीं आती होगी। जी सर, तो शर्म नहीं है, शर्म आती है, आपको भी आती है। ठीक है मौर्य जी, राजेश तिवारी मेरा सवाल आपसे है। शर्म करिए, आप शर्म करिए, ठीक है सर, शर्म करिए। आपने उत्तर प्रदेश को नर्क बना दिया है, आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो स्थिति कर दी है, अराजकता में ठीक है सर, ठीक है कपड़े पहन ले रहे, भगवान नहीं हो जाता। राजेश तिवारी मेरा सवाल आपसे है, हमारे बदलिए, भारत के माथे नहीं बदलिए, आप चरित्र बदलिए, जिसके राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, अब सवाल मेरा आपसे है, ठीक है सर, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे सर, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी कि आखिरकार हम बात क्या कर रहे हैं। करिए, अरे ठीक है, समाजवादी के साथ चुनाव, संसदीय भाषा में बात करिए मौर्य जी, ठीक है, बात करने का तरीका हरे ओम मौर्य जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे है, ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात को पूरा कीजिए ताकि हमारे दर्शकों की भी समझ में आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है राजेश तिवारी जी, 60 साल राज किया तो 370 35 से हटाने का काम। ठीक है हरे मौर्य जी, उस पर भी लौटेंगे, हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मुद्दा कुछ और है। ठीक है सर, वहां भी आपको आईना दिखा दूं। राजेश तिवारी जी, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो जनता ने उसका भी जवाब दिया होगा, अगर वाकई में अच्छा काम हो रहा है तो उसका भी जवाब दिया होगा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया सर, अगर कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया होगा?
जी राजेश तिवारी जी, जो 7 सीटों पर उपचुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया उसका तो जवाब जो है जनता ने दिया होगा, लेकिन कांग्रेस पर क्यों भरोसा किया होगा? जनता का समर्थन क्यों मिला होगा सर कांग्रेस को? और एक दूसरी बात, जी 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 टोके, जब मेरी बात पूरी हो जाए तो इनकी बात सुनिएगा। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े बड़े वादे करके, ब्लैकमेल करके, गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पे पैकेजिंग करके प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों झूठ की फैक्ट्री हैं, जिनके उत्पादन में सिर्फ एक बात निकलता है, उसका झूठ और जुमला। आप जानिए, लोगों ने, चलिए ठीक है, अगर हमने पहले बहुत कोई गलती की होगी उसका परिणाम ये हुआ कि हम सत्ता में नहीं थे, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर लोगों ने, देश की जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया तो इन्होंने बदले में क्या दिया? शुरू से आप देख लिए, धर्म के नाम पे जो, आप जानिए, पहले धर्म की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ के रख दी है। धर्म का मतलब होता है जो आप धारण करते हो, धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या धारण किया है? झूठ धारण किया, फरेब धारण किया, अराजकता धारण की, बलात्कारियों, गुंडों को संरक्षण देने का काम किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश से रोजगार खत्म करने का काम किया, किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, नौजवानों की हालत बुरी हुई, स्कूल कॉलेज की ऐसी की तैसी करके रख दी। मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए लेकिन मैं यूज कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति की जो दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, और आप जानिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लोग इसलिए पसंद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, आप देख लीजिए हर जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय लल्लू जी के नेतृत्व में हर जिले में जहां अराजकता होती है हम साथी बन के खड़े हैं। हम मसीहा नहीं बनना चाहते किसी का, लेकिन हम उनके साथी बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने हर उस मुद्दे पे अपनी पार्टी के साथ, उनके लोगों के साथ खड़े रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अपने नेताओं के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जनता को परेशान करने का काम किया है। सर, कांग्रेस पार्टी आपको हर जिले में दिखेगी जहां जहां इन्होंने अन्याय किया है। ठीक है सर, हमारी लेकिन राजेश तिवारी जी, पूर्व की अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जी सुनिए, पहले आपका बारी आएगी तो आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। राजेश तिवारी जी, ठीक है सर, मेरी बात, बिलाल भाई मेरी बात सुनिए। सोनभद्र के मामले में इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि आदरणीय हमारे नेता वहां ना जा पाए। हाथरस में ऐसा क्या था, छुपाना चाहते थे तो आदरणीय राहुल जी प्रियंका गांधी को वहां जाने नहीं दे रहे थे। आप जानिए, ये अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं, ये अपना चरित्र छुपाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह के आई थी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इनका नारा था। लेकिन बिलाल भाई, मैं चैलेंज करता हूं, आप इसकी व्याख्या कर लीजिए, इसका विश्लेषण कर लीजिए। ये नारा नहीं, इनकी चेतावनी थी कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ, इनके कार्यकर्ताओं से बेटी बचाओ। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इनके विधानसभा सदस्य कुलदीप सेंगर साहब, ठीक है सर, मंत्री थे। लेकिन राजेश तिवारी जी, हाथरस जैसी जब घटना हुई थी उसको लेकर तो हर एक पार्टी ने अपने अपने तरीके से राजनीति की है। प्रियंका गांधी जब राहुल गांधी जाते जी, उसमें साफ तौर पर देखा जाता है काफिला जा रहा था, झंडे तक देखे गए थे सर जी। अगर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना राजनीति है, बगावत है, विद्रोह है, आप कोई भी नाम ले लीजिए, तो हम ये विद्रोह, ये बगावत, ये राजनीति करते रहेंगे। ये राजनीति नहीं है, ये एक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जिसमें एक बेटी का बलात्कार होता है, रात में उसकी लाश जला दी जाती है। 7-8 दिन में सवाल आपके सामने आ जाएगा, आपने कितना करा है, क्या सामने आएगा, जनता कितना विश्वास कर रही है। प्रशासन का दुरुपयोग, खुल जाएगा, प्रशासन का दुरुपयोग करके आज जो दम्भ भर रहे हैं मौर्य जी, वो सब नकाब उतर चुका है, जनता ने उतार दिया है। तिवारी जी, ठीक है, हरिओम मौर्य जी, देश के लिए धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, जाति विशेष की राजनीति कौन कर रहा है? जनता पार्टी ने अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी और क्या किया देश के लिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे फैलाए और क्या किया देश के लिए। ये एक ठीक है राजेश तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, सरकार में अब तक हरिओम मौर्य जी, दंगे तुम कत्लेआम करा देते। ठीक है सर, हरिओम मौर्य जी, अब सवाल मेरा आपसे है, राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। 3.5 साल की सरकार में किसी ने ठीक है हरिओम मौर्य जी, ठीक है सर, हरिओम मौर्य जी, जाति विशेष की राजनीति, ठीक है सर, हरिओम मौर्य जी, मैं सवाल अब आपसे है, पढ़ते रहिए, जानती है, चेहरा नहीं चरित्र बदलिए। ठीक है सर, तिवारी जी मैं लौटूंगा आपके पास। तो कांग्रेस से अच्छा किसी का है ही नहीं। हरिओम मौर्य जी, सवाल मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति विशेष की राजनीति कौन कर रहा है, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, और भाई भतीजावाद की राजनीति कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये तो सामने इनके है,
भाई कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी बनेंगे, उसके बाद कहीं आएगी तो प्रियंका गांधी बनेंगी या सोनिया गांधी बनेंगी। या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मठ में पूजा करने वाला फिर देश का मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या इनके पास है? इन्हें क्या कभी मुख्यमंत्री बना सकती है क्या तिवारी? उत्तर प्रदेश बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का ही आरोप क्यों लगता है? मौर्य जी सुनिए, उत्तर प्रदेश करता को कांग्रेस बना दे तो ये बताने का काम करे। जब समाजवादी में कभी मुलायम सिंह होंगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं। अरे तुम्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा नंबर किसी नेता भारतीय जनता पार्टी में कि किसी बूथ का क्या बात करते हैं आप? फिर देश का आपके मुंह से कार्यकर्ता शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अन्यथा किसी पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ही एक हिस्ट्री सीट नंबर प्रदेश बदर अपराधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ठीक है सर, एक हिस्ट्री सीट है जिसके राजेश तिवारी जी मैं लौटूंगा आपके पास। हत्या का आरोप है, वो देश का गृह मंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। सर राजेश तिवारी जी को अपराधियों का महिमा मंडन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। ठीक है सर, राजेश तिवारी मैं लौटूंगा आपके पास। हरिओम मौर्य जी मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, ठीक है अरे मौर्य जी मेरा छोटा सा सीधा सा सवाल आप ही से है। 7 सीटों पर आप अपना यहाँ पर दावा करें कि राजतिलक जो है वो बीजेपी का होगा, 7 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन सर जो युवा हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर आपने ऐसा क्या किया कि युवाओं का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिला होगा? किसानों के लिए आपने ऐसा क्या किया सर? क्योंकि किसान भी परेशान है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, जो बकाया चल रहा है, तो आपने ऐसा क्या किया सर? किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, गरीब जनता का समर्थन आपको मिला होगा? सारा भुगतान हो चुका है, अब शुरू हो रहा है। अरे झूठ अरे पहले का तो भुगतान है, पढ़ाई होगी, नया सत्र में गन्ना पड़ेगा, उसका भुगतान हुआ। मेरा खुद का भुगतान नहीं हुआ है, मेरा खुद का भुगतान नहीं हुआ, मेरा खुद का भुगतान नहीं हुआ है। अरे मेरा खुद, क्या झूठ बोलते हैं आप यार? मौर्य झूठ मत बोलिए, मेरा खुद का भुगतान नहीं हुआ है, मेरा खुद का। कहिए तो स्लिप दिखाऊं आपको? सर सीएम ने कहा था कि जब जो है चीनी मिलें शुरू होंगी उससे पहले जो बकाया चल रहा है उसका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन हरिओम जी नहीं हुआ है भुगतान। किसानों की जो धान की फसल है उसका उठान नहीं हो रहा है, समस्या है सर, माननी पड़ेगी। आपको आंकड़ा पता है कितना भुगतान बचा है? आंकड़ा पता है कितना भुगतान बचा है? चले आए ऐसे बात करने, जो मन करे आप बोलेंगे। आप जिम्मेदार पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के टीवी डिबेट पे हैं। 50% से ज्यादा भुगतान, गन्ना भुगतान बचा है। आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए, भुगतान बचा है, आप पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए। आप पूरा ब्यौरा लेके बैठते, हाँ बिल्कुल ब्यौरा लेके बैठा हूँ। आपकी तरह हवा में झूठ बात नहीं बोलता मैं, झूठ नहीं बोलता मैं आपकी तरह, जो आपकी संस्कृति है, पार्टी की संस्कृति है। राजेश तिवारी, अरे थोड़ा बाहर निकल के आइए। राजेश तिवारी जी मेरा आपसे सवाल है, अगर 7 सीटों पर कांग्रेस के पास आप जीत हासिल करते हैं, झूठ की पैकेजिंग आप बहुत बढ़िया करते रहिए। ठीक है राजेश तिवारी जी, अब सवाल मेरा आपसे है, वही सही आपके लिए। ठीक है सर राजेश तिवारी जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि अगर 7 सीटों पर आप जीत हासिल करते हैं, क्या यह मान लिया जाए कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका रास्ता इसी उपचुनाव से होकर गुजरेगा? देखिए ये उपचुनाव निश्चित तौर पे जनता के खिलाफ उनके जो मन में असंतोष है वो व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलाल भाई एक और बात बताना चाहता हूं, इस चुनाव में जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, पैसे बटे हैं, जिस तरह से वोटरों को डराया धमकाया गया है, वो वोटर जो इनके खिलाफ वोट करना चाहते थे, जब उनके खिलाफ जबरदस्ती की गई, कितने केंद्रों पे मतदान करने नहीं गए हैं। अगर इतना ही इनका राम राज्य चलता होता तो मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। वो इसलिए कम हुआ है कि लोग इनसे ऊब गए हैं। आप देखिए इनके लिए मेरी मेरी सुनिए, मेरे हमारे पक्ष में पूरा प्रदेश आ रहा है। मौर्य जी बधाई, आपकी बधाई हमें स्वीकार है। मौर्य जी आपकी बधाई, मौर्य जी आपकी बधाई हमें स्वीकार रहे। हमारे साथ पूरा प्रदेश आ रहा है, आप देखेंगे। और एक लाइन बिलाल भाई मैं इनको बताना चाहता हूं कि कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस रहा है, कहां मुंह दिखाओगे।
झूठ बोलना छोड़िए मौर्य जी, अपनी संस्कृति सुधारिए, अपना चरित्र सुधारिए। झूठ बोलना तो कांग्रेस से सीखना चाहिए लोगों को। ठीक है, आपके डीएनए में आ गया मौर्य, सत्य के रास्ते पर ठीक है। हरिओम मौर्य जी, वक्त की मेरे पास कमी है, मैं आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा। हरिओम मौर्य जी, वक्त की कमी है, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। जी 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 जी। जो ये वोट प्रतिशत घटा है, उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा सर? नहीं, वोट परसेंट तो सभी का घटा है, वो अभी थोड़ी है, वो तो फायदा हमें, फायदा नुकसान तो अब ये तो 7 तारीख 10 तारीख को सबको पता चल जाए किसका फायदा किसका नुकसान होने वाला है। ठीक है सर, जनता ने फैसला सबके सामने 10 तारीख को आ जाएगा। ठीक है सर। राजेश तिवारी जी, किसी से छुपा ये नहीं। कहा जाता रहा है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है और जो सत्ता में पार्टी होती है तो जीत का जो है उसका आसार बढ़ जाता है, लेकिन वोट प्रतिशत यहाँ घटा है। मत प्रतिशत तो कम रहता है, आप कैसे देखते हैं? मगर इस समय कोविड-19 की बीमारी को तिवारी जी, देखते हुए भी लोग डर की वजह से कम निकले हैं, इसका भी फर्क पड़ा है। बिलाल जी क्या कह रहे हैं? ठीक है मौर्य जी। राजेश तिवारी जी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। वोट प्रतिशत जो घटा या फिर बढ़ा है यहाँ पर, जिस तरह से पिछली बार लगातार बढ़ रहा था, कोशिश की जा रही थी जब चुनाव हुआ था कि वोट प्रतिशत बढ़े, जागरूकता लाई गई थी, लेकिन कोरोना के डर से का बात कही जाए या फिर कोई और वजह मानी जाए कि वोट प्रतिशत जो है वो घटा है, तो उससे कांग्रेस को फायदा होगा नुकसान? कोरोना से पूरे प्रदेश की जनता बिल्कुल त्रस्त थी। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, हरिओम मौर्य जिसको भी सुन लीजिएगा तब जाइएगा कि आपने कोरोना में भी जो है आपदा में जो अवसर, कोरोना का घोटाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, आप देख लीजिएगा। इनके लोगों ने, इनकी सरकार के लोगों ने महामारी के दौर में भी अपना दामन साफ नहीं रख पाए, वहां भी इन्होंने आपदा में, प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर खोजिए, तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इनकी पूरी कैबिनेट ने आपदा में अवसर खोज लिया और प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला कोविड के उपकरणों का घोटाला हुआ, खरीद का घोटाला हुआ है। दूसरी बात, जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, ये जनता का असंतोष है। जनता इनके कर्मों से उब गई है, क्योंकि प्रशासन और इनके मंत्रियों ने इतना दबाव बनाया, इतना दबाव जनता झेल नहीं सकी। इनके प्रदर्शन से, इनकी सरकार से असंतोष का नतीजा है। ठीक है राजेश तिवारी जी, उसका जो है जवाब जनता ने दिया होगा, ईवीएम में कैद हो गया है कि जनता का समर्थन क्या था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आम आदमी पार्टी से विनय पटेल जी जो हमारे साथ जुड़े थे, आप उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि 10 तारीख को किसका राज तिलक होगा, जनता ने किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और किस पार्टी पर अपना भरोसा जताया, ये आने वाले कल ही यहां पर पता चलेगा। लेकिन देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा, जिस तरह सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंची और जीत हासिल करने को लेकर जनता से समर्थन मांगा, उस पर कितनी खरी यहां पर जनता उतरी है, यह भी एक बड़ी बात है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।